हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो बुक नंबर 1 है जिसका नाम है समाजशास्त्र का परिचय, उसका हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है संस्कृति तथा समाजीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है? यह बताया गया है कि मनुष्य जन्म से केवल एक प्राणी होता है, लेकिन समाज में रहकर वह सामाजिक प्राणी बनता है और परिवर्तन संस्कृति और समाजीकरण की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, जो ये परिवर्तन होता है ये संस्कृति और समाजीकरण की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, तो संस्कृति हमें बताती है कैसे जीना है और समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम संस्कृति सीखते हैं। तो बेसिकली यही सब इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है संस्कृति क्या है। तो संस्कृति किसी समाज की जीवन पद्धति है जिसमें लोगों के विचार, विश्वास, मूल्य, रीति रिवाज, भाषा, कला, पहनावा, भोजन और व्यवहार शामिल होते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो संस्कृति वह सब कुछ है जिसे मनुष्य समाज का सदस्य होने के कारण सीखता है। ठीक है, फिर आते हैं संस्कृति की विशेषताएं। पहला तो सीखी जाती है, कोई भी बच्चा संस्कृति लेकर पैदा नहीं होता, वह परिवार और समाज से सीखता है। ठीक है, साझा होती है, संस्कृति पूरे समाज द्वारा अपनाई जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचती है और परिवर्तनशील होती है, यानी समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, प्रतीकों पर आधारित होती है, जैसे भाषा, झंडा, धार्मिक चिन्ह आदि संस्कृति के प्रतीक हैं। फिर आते हैं संस्कृति के प्रकार। तो भौतिक संस्कृति ये क्या होती है? वे वस्तुएं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे मकान, कपड़े, मोबाइल, वाहन, मशीनें। ठीक है, फिर आते हैं अभौतिक संस्कृति। वे चीज़ें जिन्हें देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भाषा हो गया, मूल्य हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया, नैतिकता हो गया, परंपराएं हो गई। ठीक है, फिर आते हैं संस्कृति के आयाम। तो संज्ञात्मक आयाम, ठीक है, ज्ञान, सोच और संबंध से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए पढ़ना, गणित सीखना, वैज्ञानिक ज्ञान। ठीक है, ये सब संज्ञात्मक आयाम है। फिर आता है मनकात्मक मानकात्मक आयाम हो गया दूसरा। तो समाज के नियम, मूल और आदर्श। ठीक है, उदाहरण के लिए बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, तो ये है मानकात्मक आयाम। ठीक है, दूसरा आता है भौतिक आयाम और तीसरा आता है भौतिक आयाम। ये क्या होता है? समाज द्वारा निर्मित वस्तुएं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर, सड़क, पुस्तक, कृषि उपकरण। ठीक है, ये हो गया भौतिक आयाम। ठीक है, फिर आते हैं संस्कृति के प्रमुख तत्व। तो कौन कौन से तत्व होते हैं? पहला हो गया मूल्य। तो जो बातें सही और महत्वपूर्ण जो बातें समाज सही और महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ईमानदारी, समानता, देशभक्ति। ठीक है, तो ये संस्कृति के मूल में से एक मूल्य है। ठीक है, दूसरा हो गया मानदंड। ये क्या होता है? ये होता है व्यवहार के नियम, जैसे कि कतार में खड़े होना, विद्यालय की वर्दी पहनना। तो ये सब जो है वो नियम कुछ जो है वो हो गए मानदंड। ठीक है, फिर आता है विश्वास। तो वे बातें जिन्हें लोग सत्य मानते हैं, जैसे के लिए धार्मिक विश्वास हो गया, वैज्ञानिक विश्वास हो गया। ठीक है, फिर आते हैं प्रतीक। तो ये क्या होता है? जिनके माध्यम से अर्थ व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रध्वज हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, तो ये सब प्रतीक में आते हैं। फिर होता है भाषा। संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम जो है भाषा। भाषा के बिना संस्कृति का संरक्षण संभव नहीं है। ठीक है, फिर आता है संस्कृति और पहचान। तो संस्कृति व्यक्ति की पहचान बनाती है। उदाहरण के लिए भाषा, पहनावा, भोजन, त्योहार, धार्मिक परंपराएं। इसी कारण से विभिन्न राज्यों की अलग अलग सांस्कृतिक पहचान होती है। ठीक है, फिर आता है सांस्कृतिक विविधता। तो भारत अनेक संस्कृतियों का देश है। उदाहरण ठीक है, कौन कौन सी विविधताएं हैं? भाषाएं, धर्म, भोजन, पहनावा, नृत्य, संगीत। इस विविधता में भारत की एकता जो है दिखाई देती है। भारत में आपको कई भाषाओं वाले राज्य मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें कई भाषाएं बोलती हैं, कई धर्मों वाले, भारत में कई प्रकार के धर्म भी रहते हैं। ठीक है, इसलिए भारत जो है एक विविधता वाला देश है और विविधता में ही इसकी एकता है। ठीक है, फिर आते हैं नृत्य नृजा नृजाति केंद्रवाद। ये क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति को सबसे श्रेष्ठ मानता है और दूसरी संस्कृतियों को उसी कसौटी पर रखता है तो इसे नृजाति केंद्रवाद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कहे कि हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, बाकी सभी गलत हैं, तो यह नृजाति केंद्रवाद है। ठीक है, फिर आते हैं विश्व नागरिकता। दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करना और उनसे सीखने की भावना विश्व नागरिकता कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए विदेशी भाषा सीखना, अन्य संस्कृतियों के भोजन या त्योहारों का सम्मान करना। ठीक है, फिर आते हैं समाजीकरण। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य, भाषा, संस्कृति और व्यवहार सीखता है। इसी प्रक्रिया से एक बच्चा जिम्मेदार नागरिक बनता है। ठीक है, फिर आते हैं समाजीकरण की विशेषताएं। तो क्या विशेषताएं होती हैं? जन्म से प्रारंभ होती है, जीवन भर चलती है,
संस्कृति का हस्तांतरण करती है और व्यक्तित्व का निर्माण करती है, सामाजिक व्यवहार सिखाती है। ठीक है। फिर आता है समाजीकरण के उद्देश्य। तो क्या उद्देश्य हैं? संस्कृति सिखाना, अनुशासन विकसित करना, सामाजिक उत्तरदायित्व सिखाना, व्यक्तित्व का विकास करना और सामाजिक एकता बनाए रखना। ठीक है। फिर अगला आता है समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण। ये क्या होता है? परिवार हो गया। ठीक है, पहला परिवार हो गया। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है, मतलब परिवार सिखाता है। ठीक है। भाषा, नैतिकता, व्यवहार, संस्कार। ठीक है, ये परिवार सिखाता है, प्रमुख अभिकरण। फिर आता है विद्यालय। विद्यालय क्या सिखाता है? शिक्षा, अनुशासन, समय का महत्व और सहयोग, प्रतियोगिता। तो दूसरा अभिकरण जो है सिखाता है विद्यालय। फिर तीसरा आ गया मित्र समूह। तो मित्रों से सीखते हैं सहयोग, नेतृत्व, आत्मविश्वास, सामाजिक व्यवहार, ये सब हम मित्रों से सीखते हैं। फिर आ गया जनसंचार माध्यम, सोशल मीडिया, जिसको आजकल इंटरनेट कह सकते हैं। तो टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। फिर आ गया धर्म। धर्म क्या सिखाता है? नैतिकता, सदाचार, अनुशासन। ठीक है। फिर आते हैं व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? परिवार, शिक्षा, मित्र, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, मीडिया। ठीक है, ये सब व्यक्तित्व पर जो है काफ़ी मतलब गहरा मतलब प्रभाव डालते हैं। ठीक है। फिर आता है समाजीकरण और स्वतंत्रता। तो समाजीकरण केवल नियम बनाना, मतलब समाजीकरण केवल नियम मानना नहीं सिखाता, बल्कि सही निर्णय लेना, जिम्मेदार बनना और समाज के साथ मिलकर रहना भी सिखाता है। ठीक है। फिर आता है संस्कृति में परिवर्तन। तो संस्कृति समय के साथ बदलती रहती है। परिवर्तन के कारण क्या होते हैं? विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, औद्योगिकरण, नगरीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया, तो ये सब हो गया। ठीक है। फिर इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि संस्कृति सीखी जाती है, जन्मजात नहीं होती। संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। भाषा भाषा संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। समाजीकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। परिवार समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। निजाति केंद्रवाद अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना। ठीक है। विश्व नागरिकता अन्य संस्कृतियों का सम्मान करना सिखाती है। ठीक है। कहते हैं संस्कृति समाज के साथ बदलती रहती है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।